हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। बसंत भाग 3 से एक कविता हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी जी ने लिखी है। और इस कविता में हमने इसके भावार्थ और साथ में इसके शब्दार्थ पढ़ लिए थे। आज की क्लास में इस कविता को हम रिवाइज करेंगे और साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर कविता की लाइनों को पढ़ेंगे पहले। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो इसके शब्दार्थ आपने लिखे थे। कठिन यानी मुश्किल, तिनका अर्थात लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, उसे तिनका कहा जाएगा, या घास फूस की जो बारीक बारीक जो टुकड़े होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, तिनका कहा जाता है। साथ में झरती यानी गिरना, थामना, थामने यानी पकड़ना, रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा अर्थात इंतजार। तो यहाँ जया जादवानी जी एक आशावादी लेखिका हैं और आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। अपने जीवन में उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से चल रहा है, अभी कठिन समय नहीं आया है। क्या कहा? नहीं, यह कठिन समय नहीं। लेखिका कहती हैं कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयास करती हैं और वह उड़ने की तैयारी में है। अपनी क्रियाकलाप करने के लिए अपना घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी रहती है और उड़ने के लिए भी वो तैयार है, अर्थात सब काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। कठिन समय किसे कहा जाता है? जब चारों तरफ कुछ भी ना बचा हो, आपको कुछ करने के लिए बचा ही ना हो, आप प्रयास करने के जो है प्रयास तक न कर पाए। तो अभी भी हम जो है प्रयास कर सकते हैं, अभी भी मौके हैं, अभी भी जो है हमें बहुत कुछ हम पा सकते हैं। तो यहाँ लेखिका कहती है कि अभी भी जो है सारी चीजें सहज तरीके से, बस हमें प्रयास करना चाहिए, सरल तरीके से हो रही है। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी जो है थामने के लिए कोई बैठा है। देखिए, समाज में बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिससे नकारात्मकता तो फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में सभी लोग ऐसे हैं। कुछ लोग जो हैं अभी भी सकारात्मक हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हैं। कुछ लोग हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे इसी कविता में उन्होंने क्या कहा है, अभी भी लोग जो है स्टेशन पर आते हैं और जाते रहते हैं, अभी भी एक रेलगाड़ी। देखो, स्टेशन पर जब आप ठहरते हैं तो आपका जो मंजिल होती है आपकी, उसको आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई रेलगाड़ी आती है और आपको लेकर जाती है, और जहां आप बैठे हैं वहां किसी न किसी की वहां पर मंजिल होती है। तो कहते हैं अभी भी जो है यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है रेलगाड़ी लेकर जाती है, जहां कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। रेलगाड़ी उनको अपनी मंजिल तक लेकर जाती है, अर्थात यह सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से चल रही है। यही नहीं, तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि समय अब कठिन आ गया है। ठीक है, कठिन समय की शुरुआत हो गई है। गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, उनकी मदद करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है और स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है और कोई प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से जो है हो रहा है। अभी भी कहा जा सकता है कि कठिन समय जो है नहीं आया है, कठिन समय अभी जो है नहीं आया है। तो इसकी जो प्रसंग है ये तो आप लिखेंगे ही कि ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से, बसंत भाग 3 से ली गई हैं और जया जादवानी जी द्वारा लिखित ये कविता आपकी सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। और इसमें जो है कवित्री आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है कि हमें जो है प्रयासरत रहना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए और हमें मंजिल जो है मिल ही जाएगी। तो व्याख्या में आप देखिए भावार्थ कह सकते हैं, क्या भाव है इसका। जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है,
मैंने कहा ना, आए दिन आपको समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी ऐसी खबरें सुनाई देंगी, आप जो है उन खबरों से निराश हो जाएंगे। ठीक है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने के लिए वो तिनके को बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली जो टहनी है उसको थामने, या पत्ती है उसको थामने के लिए एक हाथ बचा है। यानी कि अभी भी जो है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचने के लिए एक ट्रेन आती है। आगे की पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहता है कोई किसी से, क्या कहता है, अभी भी कहता है कोई किसी से, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी आती है एक बस। ठीक है, चलिए इसका शब्दार्थ लिखिएगा यहाँ। वक्त यानी समय, कथा अर्थात कहानी, आखिरी यानी अंतिम, हिस्सा अर्थात भाग, सदियों यानी पुराने समय से, तमाम यानी बहुत सारे, अंतरिक्ष अर्थात ब्रह्मांड, खबर यानी समाचार, कठिन अर्थात मुश्किल। तो आगे की पंक्तियों में लेखिका क्या कहती हैं कि अभी भी कोई किसी का इंतजार करता है, उसे पुकारता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है कि तुम लौट आओ। अभी भी बूढ़ी नानी और दादी पुरानी कहानियां सुनाती हैं और उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी और नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनती रहेंगी, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप जो है सहज तरीके से, सरल तरीके से चल रही हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। ठीक है, तो प्रसंग आप उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आया है। अभी भी जो है मनुष्य अपने दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उनको कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, यानी इसलिए अभी जो है कठिन समय नहीं आया है। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि जब कोई किसी को का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानी की कहानियां सुनाई जाती रहेंगी कि आसमान में एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता है। और इसी में जो है उन्होंने अपने आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। तो ये तो आपने कर लिया था, इसको हमने रिवीजन किया है। अब नेक्स्ट जो हमने आज करना है वो है आपका प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उन पर भी आएंगे। तो देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के जो कवित्री हैं, पाठ की जो कवित्री हैं जिन्होंने ये लिखा है, पाठ न कहकर इसे आप कविता कह सकते हैं। यहाँ आप पाठ काट करके कविता लिख लीजिएगा। इसकी लेखिका या फिर कवित्री कौन है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, जया जादवानी और सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, इस कविता की कवित्री कौन है, इसका उत्तर देंगे। ये कविता किसने लिखी है? तो इस कविता की जो कवित्री हैं वो हैं जया जादवानी। दूसरा प्रश्न है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, पंक्ति से हमें क्या संदेश देती है? तो देखो यहाँ पर इस कविता में कवित्री ने क्या कहा है, इसका शीर्षक भी रख दिया कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पंक्ति में वो हमें क्या वो जो है संदेश देना चाहती है? क्या कहती है? जीवन के प्रति आशावान होने का। जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं,
जीवन के प्रति निराशावादी होने का और उपरोक्त में से सभी। तो जैसा कि हमने इस कविता का सारांश भी पढ़ा कि इस कविता में कवित्री के आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जीवन के प्रति आशावान होने का यहाँ पर वो संदेश देती हैं कि हमें जीवन के प्रति जो है क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, हमेशा एक सकारात्मक सोच लेकर के चलनी चाहिए। ये ना सोचें कि समय बुरा आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम ये सोच के चलें तो फिर जो है कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ही आशावादी होना चाहिए। हमेशा जो है हमें एक धनात्मक सोच लेकर के, एक पॉजिटिव सोच लेकर के चलना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं सबसे पहले आपको उस काम के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण होनी चाहिए। अगर आपने पहले ही निराशावादी जो है दृष्टिकोण बना लिया उस काम के लिए, आपने कोई लक्ष्य आपने बनाया और उस लक्ष्य के प्रति आपके जो है एक आशावादी दृष्टिकोण नहीं है, तो सफलता के चांस भी कम हो जाते हैं। लेकिन काम कितना भी कठिन हो, आप आशावादी हैं, आप उस काम के लिए हमेशा पॉजिटिव हैं, तो आप जो है उस काम को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप जो है इतना एकाग्र होकर के उसके प्रति जो है सजग रह पाएंगे, सरल आप हो पाएंगे। तो एक आशावादी दृष्टिकोण हर काम के लिए, हर लक्ष्य के लिए होना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं के लिए जो है बहुत जरूरी है कि हम आशावादी बने। ठीक है, क्योंकि देखिए हर बात के दो पहलू होते हैं। उसका नकारात्मक पक्ष भी होता है और उसका सकारात्मक पक्ष भी होता है। अब हमने सोच बना ली है, हमने कहा ना हर काम के, जो आप काम कर रहे हैं उसके दो पक्ष होंगे। आप किसकी तरफ ज्यादा जो है जोर देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप किसी काम को कर रहे हैं और आप उस काम के प्रति क्या है, नकारात्मक हैं, आपको जो है उसकी तरफ जो है विश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर वो काम आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन आप एक आशावादी दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं तो वो काम इतना ही सरल सहज हो जाएगा, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव सोच बना ली है उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए। तो जीवन में हर काम, जिस काम को भी आप करते हैं उस काम को करने के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें यही बताना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन के प्रति आशावादी होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना कि आए दिन अखबारों में जो खबरें पढ़ते हैं कि अरे समय तो अब बहुत बुरा हो गया है, बच्चे तो बड़े खराब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है डिपेंड करता है हमारी सोच पर। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें जीवन के प्रति एक आशावान होने का संदेश देती हैं कि हमें क्या होना चाहिए, जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, एक आशावादी हमें होना चाहिए। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित ये आपकी कविता है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या जमा कर रही है? दाना जमा कर रही है, लकड़ी जमा कर रही है, तिनका कर रही है या फूल कर रही है? तो वो तिनके तिनके से क्या करती है, अपने घोंसले को बनाती है। ये तो सभी को पता है, कविता में ना भी होता तब भी। सदियों शब्द का अर्थ क्या है, ये तो हमने अभी शब्दार्थ में भी लिखा। सदियों यानी कि पुराने समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सदियों का अर्थ क्या हो गया, पुराने समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, झड़ते हुए पत्ते को थामने के लिए कौन बैठा है? झड़ते हुए पत्ते को थामने के लिए एक हाथ बैठा है, एक लोग बैठे हैं। और कौन बैठा है? हाथ बैठा है, लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं या गांव वाले? तो देखिए ये कविता में ही दिया गया था कि झड़ते हुए पत्तों को थामने के लिए एक हाथ जो है बैठा हुआ है, अर्थात लोगों की मदद करने के लिए अभी भी जो है लोग तत्पर रहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? धरती के अंतिम छोर तक, दूसरे इलाके तक, आखिरी इलाके तक या फिर गंतव्य तक? तो रेलगाड़ी कहाँ जाती है? देखो रेलगाड़ी जो है जहां तक लोग जो है जाते हैं, जहां तक लोगों की मंजिल होती है, तो गंतव्य तक ही रेलगाड़ी जाती है। चलिएगा नेक्स्ट है प्रश्न। देखो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको तो आप कर ही लेंगे, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता के अनुसार अंतरिक्ष के पार की जो दुनिया है से क्या आती है? परियां आती हैं, तारे आते हैं, बस आती है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ इस कविता में क्या कहा है कि अंतरिक्ष के पार से जो है एक बस आती है। तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे। कौन सदियों से कहानी सुना रहा है? बूढ़ी दादी नानी, पापा सुना रहे हैं, दादा सुना रहे हैं या फिर माँ सुना रही है?
तो कहानी कौन सुना रहा है सदियों से? हमारी बूढ़ी दादी और नानी जो है हमें क्या सुनाती हैं? सदियों से जो है कहानियां वो सुनाया करती हैं, सुना रही हैं। चलिए लिख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सदियों से कहानी? सेम प्रश्न आ गया है। चलिए, गंतव्य शब्द का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर पहुंचना होता है, जिस स्थान पर पहुंचना नहीं होता है, स्थान को छोड़कर जाना, या इनमें से कोई नहीं। गंतव्य शब्द का अर्थ होता है जिस स्थान पर आपको पहुंचना होता है। तो आपके लिए रेलगाड़ी जहां आपको पहुंचना है वो आपको गंतव्य तक ही पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ गंतव्य शब्द का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर पहुंचना होता है। अब आगे देखिए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्या करने की तैयारी में है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्या करने की तैयारी में है? तो देखिए, चिड़िया जो है चोंच में सोने की तैयारी, जाने की, उड़ने की या भागने की? तो वो उड़ने की तैयारी में है चिड़िया, ठीक है। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्या करने की तैयारी में है? तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। ये हमने यहाँ इसी कविता में पढ़ा है। चलिए, गंतव्य पर कोई किसी का क्या कर रहा है? प्रशंसा, प्रतीक्षा या याद कर रहा है या भुलाने की कोशिश? तो कोई इंतजार कर रहा है गंतव्य पर, क्योंकि जहां आप जाते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो वहां पर आपका कोई इंतजार कर रहा होगा, ठीक है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। सूरज डूबने के साथ कौन सी बातें जुड़ी हैं? अंधेरा होने की, शाम होने की, प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की या निराशा? तो यहाँ पर प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की जो है बात हुई है। जब आप बच्चे भी जब आप खेलने जाते हो, सूरज ढलने लग जाता है, तो आपकी माँ, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पिताजी हैं, वो आपका इंतजार करते हैं कि सूरज अब ढलने वाला है, शाम होने वाली है। तो वहां पर आपका जो है कोई आपका जो प्रिय व्यक्ति होगा, जो आपसे बहुत प्यार करता होगा, वो आपके लौटने की जो है आपको इंतजार कर रहा होगा। तो कौन सी बात जुड़ी है? प्रिय व्यक्ति के घर लौटने की, ठीक है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आई हुई बस क्या बताती है? अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया के बारे में, परियों के बारे में, तारों के बारे में, या बचे हुए लोगों की खबर के बारे में? तो क्या बताती है? कविता के अनुसार बचे हुए लोगों की खबर के बारे में जो है बताती है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आई हुई जो बस है, ठीक है। अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है? आशा जगाने वाली, तारों से भरी हुई, मनमोहक है। तो अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है? आशा जगाने वाली, क्योंकि कविता ही आपकी आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो अंतरिक्ष से की दुनिया भी कैसी है? वो आशा जगाने वाली है। प्रश्न नंबर 15, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता कैसा दृष्टिकोण लिए हुए है? तो एक रहस्यमयी, रहस्यवादी, निराशावादी या आशावादी? तो ये तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कविता एक आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ये थे कुछ बहुत ही सरल प्रश्न जो आपके कविता से थे। अब यहाँ पाठ से या कविता से आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट आपको करना है। चलिएगा, कवित्री ने यहाँ कहा कि अभी भी जो है कठिन समय नहीं आया है। इस बात को बताने के लिए कवित्री ने कौन कौन से तर्क जो है आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसको आपने स्पष्ट करना है। तो कवित्री ने यहाँ यह बताने के लिए कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी, तथा नानी की कहानी सुनाने की लालसा आदि तर्क यहाँ प्रस्तुत किए हैं। तो इस कविता में जो है कवित्री ने क्या कहा है कि अभी भी चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती है। वो निरंतर जो है एक एक तिनका लेकर के प्रयास अपना घोंसला बनाती रहती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि गिरते हुए पत्ते को थामने वाले हाथ, अर्थात जो
व्यक्ति जो है अभी भी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग जो है तत्पर रहते हैं। और अभी भी देखिए यात्री जब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं किसी रेलगाड़ी का, तो अभी भी जो है कोई रेलगाड़ी उसे लेने आती है और उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाती है, उस गंतव्य तक उसे पहुंचा देती है। और नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क यहाँ पर इस कविता में कवित्री ने प्रस्तुत किए हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा। साथ ही प्रश्न नंबर 2 लिखिए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, ये आपको लिखना है। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, ये आपको लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है। ये तो सभी को पता है कि चिड़िया जो है तिनकों से क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सके। तो वो जो है उस तिनके को चोंच में दबाकर क्या करती है? उड़ने की तैयारी करती है ताकि वो जल्दी जल्दी से क्या करे? घोंसला बनाए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कविता में कवित्री ने क्या कहा है? अभी भी, है ना। अपनी बात को उन्होंने प्रस्तुत कैसे किया है? अभी भी, ये जो शब्द है ये बार बार आया है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जिस प्रकार से कविता में भी जो है कवित्री ने क्या किया है? अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी हैं। ऐसे ही आपको भी 3 वाक्य बनाने हैं और उसमें देखना है कि उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो आइए इससे कुछ पहले वाक्य बना लेते हैं। तो देखो, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, यानी कि अब देखो अभी भी का मतलब क्या हुआ कि तुम पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हो। तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो। अभी भी से हमें क्या पता चलता है कि यानी पहले भी चलता था और अभी भी वो काम चल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो, यानी कि पहले भी आप उसी में करते थे और अभी भी उसी में करते हो। तो इन तीनों वाक्यों से जो है इस कार्य का जो है निरंतर या बिना रुके चले या लगातार करने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। साथ में यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने ही अलग हो उसमें एक निरंतरता आ जाती है। चलिए, तो यहाँ हमने अभी भी से 3 वाक्य बनाए कि तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो। इसमें भी जो है एक निरंतर काम होने का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, यानी कि पहले भी जाते थे, काम पहले से हो रहा है। और तीसरा है तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो, यानी कि ये काम पहले से चला आ रहा था और अभी भी हो रहा है। तो इसमें जो है क्या लिखा है कि एक शब्द को 2-3 वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो जो है वाक्य चाहे कितने ही अलग हो उसमें एक निरंतरता आ जाती है। अब आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।